वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का टॉपिक शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले हम कुछ जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। जो शील्डिंग इफेक्ट है बेसिकली इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि शील्ड यानी कि कोई एक कवर कह सकते हैं या कोई एक बैरियर कह सकते हैं, कोई एक रुकावट कह सकते हैं। किसी भी रास्ते में लाइट हमारे पास लाइट रेज गुजरती हैं, कोई भी लाइट की रे गुजर रही है, अगर उसके दरमियान कोई भी बैरियर नहीं होगा तो वो सीधा अपने हदफ की तरफ आसानी से जा सकती है। यानी वो जिस पॉइंट पर पहुंचना चाहती है वो वहाँ पर बगैर किसी रुकावट के आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम उस लाइट रे के दरमियान में कोई रुकावट डाल देते हैं, कोई बैरियर रख देते हैं, तो उस रे को अपने मकाम तक पहुँचने में, अपने पॉइंट तक पहुँचने में मसला पेश आएगा, क्योंकि उसके रास्ते के दरमियान रुकावट आ चुकी है। शील्डिंग इफ़ेक्ट भी कुछ इस तरह के बैरियर का कह सकते हैं नाम है, या कोई ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि बैरियर के तौर पर काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसके दरमियान बैरियर के तौर पर काम करता है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के दरमियान का हमने बैरियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या हम स्क्रीनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि हम शील्डिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग का काम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम बेसिकली शील्डिंग या स्क्रीनिंग का नाम दे रहे हैं? तो जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह बनते हैं, और वही एज अ शील्ड या एज अ स्क्रीन काम करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक टर्म हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले भी हम इस चीज़ को कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेसिकली force of attraction between the nucleus and valence electron is called effective nuclear charge, जिसको हम कैपिटल Z से जाहिर करते हैं और साथ में लफ्ज़ इफेक्टिव लगा देते हैं, Z इफेक्टिव या Z इफेक्टिव। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, यानी इंक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ भी होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे क्या कहा जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जितना इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, फासला कम होगा, तो जाहिर है उनकी अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एटॉमिक साइज़ हमारे पास बढ़ रहा है, रफ्ता रफ्ता एटॉमिक साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा? एटॉमिक साइज़ जितना इंक्रीज़ होगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मज़ीद दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस मज़ीद इंक्रीज हो रहा है। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, उस डिस्टेंस के इंक्रीज होने से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब ये अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा आ गया है बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्ट करने की पावर है, जो अट्रैक्ट करने की उसकी एबिलिटी है, वो किस में डिवाइड हो जाती है? वो जो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जाहिर है अब एक शेल तो मौजूद नहीं है ना, किसी एटम के अंदर 2 शेल मौजूद हैं, 3 शेल मौजूद हैं, 4 शेल मौजूद है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हम बात करते हैं वैलेंस शेल की, तो वैलेंस शेल से पहले जो शेल आते हैं उनको इनर शेल्स कहा जाता है। अब डिस्टेंस इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो किस में डिवाइड हो जाती है, वो इनर शेल्स में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है, इनर शेल्स में डिवाइड हो, यानी इनर शेल्स क्या कर लेते हैं, उस अट्रैक्शन को कह लेते हैं हजम कर लेते हैं, वैलेंस शेल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। तो बेसिकली वो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर शेल्स हैं, वो शील्ड का काम करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए डिक्रीज होता है, वहीं पर उसको कौन हजम कर लेते हैं, कौन एब्जॉर्व कर लेते हैं, इनर शेल एब्जॉर्व कर लेते हैं, और वो इनर शेल शील्डिंग इफेक्ट की वजह बनते हैं। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स, कि नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने से हम क्या कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन पहुंच ही नहीं रही वैलेंस शेल के पास। अगर पहुंच रही है तो बहुत ही कम रेशो में पहुंच रही है। जाहिर है जब अट्रैक्शन नहीं पहुंच रही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। इनर शेल उस अट्रैक्शन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो वो अट्रैक्शन आउटर शेल वैलेंस शेल तक पहुंच ही नहीं रही। बाय सो हम वी में से दैट बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, shielding effect or screening effect decreases. When effective nuclear charge for valence electron decreases, here shielding effect increases. तो ये दोनों आपस में क्या है, opposite terms. Because by increasing size of atom, distance between the nucleus and the valence electron decreases. कि डिस्टेंस क्या हो रहा है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से मज़ीद दूर जा रहा है। जब वैलेंस शेल न्यूक्लियस से मज़ीद दूर जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यही डिफाइन करता है इसको, शील्डिंग इफेक्ट को, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेनेशन में आते हैं। यहाँ पर आपको अज्यूम कर लेते हैं हम, यहाँ पर आपको 4 एटम्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट साइजेस के। अगर हम सबसे पहले एटम को देख लें, वो साइज़ में क्या है, स्मॉलर है। साइज़ में एटम स्मॉलर है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स कम है। हम नंबर 2 पे आते हैं, तब हमें साइज़ ऑफ एटम थोड़ा सा उससे लार्जर दिखाई देता है। अगेन थोड़ा सा हमें साइज़ ऑफ एटम लार्जर दिखाई देता है। इस तरह यानी हम 1 2 3 4th एटम की तरफ आते हैं तो हमें एटॉमिक साइज़ में इंक्रीज़ मिल रहा है, यानी एटॉमिक साइज़ हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बताने का मकसद है, ये आपको समझाने का मतलब है कि हमारे पास किसी भी एटम में अब अगर कम शेल मौजूद हैं, लाइक 1 शेल, लाइक 2 शेल मौजूद हैं, जितने नंबर ऑफ़ शेल्स कम होंगे उतना एटॉमिक साइज़ कम होगा। जितना एटॉमिक साइज़ कम होगा, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो उनकी जो अट्रैक्शन होगी, वह न्यूक्लियस की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या है, ज़्यादा है। और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या है, यहाँ पर कम है। जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतनी ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके बीच के जो इनर शेल्स हैं वो कम है, 1 है इनर शेल। तो 1 इनर शेल क्या होगा, जितनी अट्रैक्शन वो ले सकता है ना, बाकी अट्रैक्शन वैलेंस शेल के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अगर हम दूसरे शेल की तरफ मूव करें, इस तरह हम तीसरे शेल की तरफ तीसरे एटम की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ होने से ऑटोमेटिकली एटॉमिक साइज़ में इजाफा हो रहा है। जब एटॉमिक साइज़ में इजाफा हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो रही है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है तो जाहिर सी बात है जो
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दुश्मन है ना, ये कौन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर शेल्स, जो बेचारे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान के अट्रैक्शन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल शील्ड और स्क्रीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इनर शेल्स होंगे, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, शील्ड और स्क्रीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल जिस अट्रैक्शन को महसूस करना चाहता है उस अट्रैक्शन के असर को इनर शेल ही एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो बेचारा वैलेंस शेल उनका मुंह देखते रहते हैं, भाई कुछ तो आने दो, कुछ तो पहुंचने दो। एक तो मुझे वैलेंस के तौर पर रखा, एक तो मुझे बैरूनी शेल के तौर पर बैरूनी इलेक्ट्रॉन को बैरूनी शेल में रखा। एक तो इस चीज़ पर मैंने हंगामा नहीं किया, ऊपर से जो मेरी न्यूक्लियस के लिए थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है उसको भी तुम लोग हजम कर रहे हो, कुछ तो मुझ पर रहम करो। लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं कि तुम हमें हमारी जगह से नहीं हटा सकते, सो हमारी मर्ज़ी हम कुछ भी कर लें। तो वो क्या करते हैं इसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ही कम रह जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को अलोंग द ग्रुप देखते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, मोस्टली फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल ली जाती है। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखें तो हमारे पास आते हैं 3, 11, पोटाशियम 39, रुबीडियम 37 एंड सीजियम 55। अगर हम इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह इजाफा होता जाएगा। क्या सबसे पहले आपको नज़र आ रही है छोटी स्ट्रक्चर लिथियम की, क्योंकि लिथियम में हमारे पास 2 शेल आएंगे। इस तरह सोडियम में हमारे पास 3 शेल आएंगे। इस तरह पोटाशियम 39 में हमारे पास 4 शेल आएंगे। तो क्या होता है कि हमारे पास डाउन टू ग्रुप, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। आपको नज़र आ रहा है कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन हैं, देन वो फर्दर 11 पे चले गए, फिर इतना इंक्रीज़ आया 39 पे चले गए, अगेन वो 37 पे, फिर 55 पे। तो क्या होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज़ होने से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई गई है कि किस तरह उसको हम पहले भी डिटेल में बता चुके हैं कि किस तरह शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। Shielding effect along the period. Shielding effect remains same in a period when we move from left to right in a period. कि as we all know that कि when we move from left to right in a period, के पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर में 1 by 1 इंक्रीज़ होता है, यानी 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 by 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें नए शेल्स की कतन ज़रूरत नहीं होती। तो अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट नो न्यू शेल इज़ एडेड। नो न्यू शेल ऐड, कोई भी न्यू शेल ऐड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान की जो अट्रैक्शन है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उस पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पर भी कोई असर नहीं हो रहा। क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि हम अगर दूसरे पीरियड का हम कहें कि अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आता है 10। हम लिथियम से 10 तक अगर नियॉन तक मूव करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें हमारे पास 2 शेल्स ही रहते हैं, तीसरे शेल का इजाफा नहीं होता। जब तीसरे शेल का इजाफा ही नहीं हो रहा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वी मे से दैट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम along the periods as there is no increase in new shells when we move from left to right in a period. Thank you.